Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team मुंशी। दिस साइड सरस गिरी और आज तुम्हारे लिए लेके आया हूं मैं अकाउंटेंसी अर्थशास्त्र का PYQ। तुम्हारा 4 तारीख को एग्जाम है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी डिले और आते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमसे क्या रहा है? पहला क्वेश्चन ये रहा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, बोरोइंग्स बाय अ नेशन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। सही बात है, हमने पढ़ा था कैपिटल अकाउंट में 3 चीजें रिकॉर्ड होती हैं। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और तीसरा होता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स या किसी तरीके की लेंडिंग करिए तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। स्टेटमेंट 1 सही है। सेकंड में आते हैं, सेकंड है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। सही बात है, नाम में ही ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब ही अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, तो स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे को करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? अब नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस होता है NNP-MP और फैक्टर कॉस्ट होता है NNP-FC। अब तुम देखो डिफरेंस एक ही चीज का है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। तो अगर हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना हो, हम क्या करते हैं? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। वैसे ही एफसी को एमपी में कन्वर्ट करना हो तो प्लस एन इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT लिख देंगे यहाँ पे को। तो अगर देखा जाए चेंज सिर्फ NIT हो रहा है, इन दोनों का ही डिफरेंस आता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आगे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पार्ट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओनली रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे को देखो फैक्टर पेमेंट आ गई है तो ऑप्शन ये तो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज गुड्स हैं। अब देखते हैं सही तरीके से फ्लो हो रहे हैं नहीं हो रहे। हाउस होल्ड प्रोवाइड करा रही है फैक्टर सर्विसेज, ये तो सही है। फिर फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है हाउस होल्ड को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा फिर हमारा। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग न्यूज रिपोर्ट, केयरफुली पढ़ते हैं फिर। द सेंट्रल बैंक हैज इम्पोज्ड फाइन ऑन हिसार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड अंडमान एंड निकोबार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड फॉर वायलेशन ऑफ बैंकिंग नॉर्म्स। मतलब ये जो दो बैंक थे इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करा तो सेंट्रल बैंक ने इन पे फाइन इंपोज कर दिया। ये कह रहे हैं हमसे कौन सा फंक्शन है पता लगाओ सेंट्रल बैंक का। इश्यू ऑफ करेंसी नहीं। सेकेंड है बैंकर टू द पब्लिक, ये भी नहीं है। बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये भी नहीं है। बचा क्या? बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक होता है बैंकों का भी बैंक, मतलब बैंक अगर कोई गलती करेगा मैं तेरे को सजा दूंगा। ये होते हैं बैंकों के दादाजी, तो दादाजी क्या कर रहे हैं? सजा दे रहे हैं, यहाँ पे को फाइन लगा रहे हैं। आगे आते हैं, द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक्स बोरो फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स इज नोन एज। देखो लॉन्ग टर्म जहां पे आ गया और RBI से अगर बोरो कर रहा है कॉमर्शियल बैंक तो उसे हम कहते हैं बैंक रेट। यहाँ पे को ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर ये शॉर्ट टर्म लिखा होता ना SHORT, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, तब हम रेपो रेट करते, क्योंकि रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। यही डिफरेंस होता है दोनों में। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, केयरफुली पढ़ते हैं फिर। स्टेटमेंट 1, प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द कैश डिपॉजिटेड बाय द जनरल पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक। प्राइमरी डिपॉजिट होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपॉजिट, फर्स्ट डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं जो जनरल पब्लिक हम जैसे लोग बैंक में जमा करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। सेकंड क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स which arise on account of credit provided by the commercial banks to the people। सही बात। अभी क्या रहा है बताता हूं तुम्हें। ये मान लो ये है चंगू और यहाँ पे को आ गए मंगू साहब। अब चंगू ने क्या करा, यहाँ पे को बना लेते हैं बैंक, बैंक में डाले 10,000 रुपए, डिपॉजिट है इनके, तो ये तो प्राइमरी डिपॉजिट हो गए। अब बैंक ये 10,000 रखे नहीं रहेगी, वो क्या करेगी, इसमें से 5,000 मंगू साहब को लोन दे देगी। लोन में 5,000 दे दिए। अब मंगू साहब घर में थोड़ी रखेंगे पैसे, जो यूज करने हैं वो यूज करेंगे। 1,000 रुपए मान लो यूज कर दिए, बचे हुए जो 4,000 हैं दोबारा बैंक में जमा कर देंगे और ये 4,000 रुपए को हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं, क्रेडिट का पैसा। तो वही सेकंड स्टेटमेंट हमसे कह रहे हैं, जो ये डिपॉजिट दे रहा है इसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहेंगे। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे को सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी। और आगे आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, असर्शन रीजन है, पढ़ते हैं फिर। असर्शन कह रहे हैं हमसे बिफोर रीचिंग द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम द वैल्यू ऑफ APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ग्रेटर देन 1। सही बात है। ऐसा क्यों?
क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमेशा हमारा कंजम्पशन इनकम से ज्यादा ही होता है। अगर हमारी इनकम 100 है तो कंजम्पशन हम क्या पता 120 का कर रहे हो, 150 का कर रहे हो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले। तो स्टेटमेंट 1 सही है, जो है हमारा असर्शन सही है। रीजन में आते हैं, द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। रेशियो मतलब होता है डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया किसको, टोटल कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल इनकम। ये भी सही है, लेकिन क्या ये एक्सप्लेन कर पा रहे हैं असर्शन को कि हम एपीसी को 1 से ग्रेटर क्यों लिखते हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो ए और आर तो सही होगा, लेकिन आर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ए का ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। बहुत सही है, लेकिन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 7th में आते हैं, सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ अ नेशन एग्जिबिट्स अ डेफिसिट ऑफ 50,000 करोड़। इसका मतलब ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट्स को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इंपोर्ट को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो डेफिसिट है वो कह रहे हैं 50,000 करोड़ का है। डेफिसिट मतलब होता है कमी, तो माइनस का 50,000 करोड़ आ गया। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें ये दे रखा है। हमसे कह रहे हैं इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स आर 5 टाइम्स ऑफ एक्सपोर्ट, यानी जो इंपोर्ट होगा वो 5 टाइम्स होगा एक्सपोर्ट का, EXPORT। ठीक है जी। तो हमसे कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स की वैल्यू फाइंड करो। सुनने में बहुत टफ लग सकता है, बहुत सिंपल है। हमें इतनी चीज पता है ना, x माइनस एम इज इक्वल टू माइनस का 50,000 है। और हमें एक और चीज पता है, जो इंपोर्ट है वो 5 टाइम्स है एक्सपोर्ट के। तो एक्सपोर्ट को अगर हम x माने तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा हमारा 5 इंटू एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या है x, सो 5 इंटू एक्स होता है 5x। तो x माइनस 5x होगा हमारा माइनस का 50,000 करोड़। ठीक है जी। सो 1x माइनस 5x होता है माइनस का 4x। माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस का 50,000 करोड़। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और ये जाएगा 125,000। 12,500 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक्स की वैल्यू जो था हमारा एक्सपोर्ट, तो 12,500 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके ऑप्शन नंबर बी में आते हैं, गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस सेंट अब्रॉड आर रिकॉर्डेड ऑन द डैश साइड ऑफ द डैश अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो मैंने तुम्हें कैपिटल अकाउंट में बताया 3 ही चीजें आती हैं सिर्फ, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स। गिफ्ट एंड रेमिटेंसेस क्या है? करेंट अकाउंट का पार्ट है। तो इसको हम लिखेंगे करेंट अकाउंट में, करेंट अकाउंट, लेकिन कौन से साइड में? सेंट अब्रॉड, बाहर को जा रहा है। अगर तुम अकाउंटेंसी भी याद करो, कोई भी लॉस होता था हम कहाँ लिखते थे? डेबिट साइड में। प्रॉफिट होता था क्रेडिट साइड में, या मान ले लॉस है तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड ऑफ करेंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। If the value of investment multiplier is 4 and this saving is minus 60, then identify the correct saving function from the following. saving function derive करोगे आराम से। saving function क्या होता है? is equals to minus a plus by, where b क्या होता है? MPS, और y क्या होती है? इनकम होती है। अब यहाँ पे को देखो, इनकम तो हमें दी नहीं है तो y ही मानेंगे। माइनस ए होता है डिस सेविंग, डिस सेविंग हमें दे रखी है। निकालना हमें एक चीज है जो है MPS। MPS को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के थ्रू निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम शॉर्ट फॉर्म में के भी कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के होता है 1 डिवाइडेड बाई MPS। ये फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, लिख लो कहीं पे को। तो के की वैल्यू हमें दी है 4, तो 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई MPS हमें दे रखा है, नहीं दिया है वही तो निकालना है, तो MPS लिख देंगे इसे। अब इसे स्वैप कर दो, MPS वहां चले जाएगा और 4 यहां आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो MPS की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? MPS इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, और इसको जब सॉल्व करोगे 0.25 आंसर आएगा तुम्हारा। तो अब सेविंग फंक्शन में डालते हैं चीज, माइनस का 8 डेट इज माइनस 60 प्लस बी की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.25 y। ऐसा कोई ऑप्शन है? चेक करते हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बी पार्ट में आते हैं अब। फॉर द गिवन कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन दिया है इस बार हमें, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के की वैल्यू फाइंड करोगे। के का एक और फॉर्मूला होता है, के का एक और फॉर्मूला क्या होता है? के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC। MPC हमें दे रखा है ये, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस BY। B यहाँ पे को होता है MPC, Y इनकम हो गई, और उसके साथ साथ जो A होता है वो होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। C बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम। K की वैल्यू हमें निकालनी है, K को K रहने देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस MPC की वैल्यू है 0.9, तो यह आ जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई 0.1। अब देखो हमें यहाँ से पॉइंटर हटाना है, पॉइंट पीछे करना है। अगर पॉइंट जितने डिजिट पीछे करोगे ऊपर उतने जीरो बढ़ा देना। एक डिजिट पीछे करा तो ऊपर 10 कर देंगे और नीचे 1 हो जाएगा, तो के की वैल्यू 10 आ जाएगी।
उसके साथ साथ और शॉर्ट बताता हूँ तुम्हें मैं, 1 डिवाइडेड बाई 0.1 था। हमें पता है 0.1 में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें ये 1 बन जाएगा। अगर नीचे हम कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं मैथ्स में, एक साइड कोई चीज कर रहे हो दूसरे साइड भी वही करनी पड़ती है, तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर भी 10 से कर दोगे तुम, तो हमारा तब भी आंसर 10 डिवाइडेड बाई 1 आएगा जो होगा 10। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन में आते हैं। A situation in which an able-bodied person is not willing to work at the existing wage rate is referred to as dead situation। मतलब एक आदमी भला चंगा है, बिल्कुल हाथ पैर सही सलामत है, लेकिन काम खुद से नहीं करना चाहते, खुद से इच्छा नहीं हो रही है उसके काम करने की, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट होता है जब सबको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, जो काम मांग रहे हैं अच्छे खासे हैं भले चंगे और उनको काम चाहिए और मिल भी गया, फुल एम्प्लॉयमेंट वो होगा। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है तुम्हें काम चाहिए है, करना भी चाह रहे हो, भले चंगे भी हो, लेकिन काम नहीं मिल रहा है। यहाँ तो आदमी खुद से नहीं करना चाह रहे। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वॉलेंट्री का मतलब ये अपनी इच्छा होता है, तो ये अपनी इच्छा से ही काम नहीं करना चाह रहे, तो ऑप्शन सी यहाँ पे को करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं 10th क्वेश्चन में। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू। अब देखो मैंने तुम्हें जितनी बार भी ये टॉपिक पढ़ाया था, मैंने तुमसे कहा था बोर्ड्स में आने वाला है और आ रखा है। अगर तुमने मेरी वीडियो अच्छे से देखी है तो इसका आंसर बहुत अच्छे से कर लोगे तुम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। लेकिन ये आया कहां से, इसको एक बार प्रूफ भी करके दिखा देते हैं। तो एमपीसी प्लस एमपीएस लिख देते हैं हम। एमपीसी की वैल्यू क्या होती है, एमपीसी को कैसे लिखते हैं हम? डेल्टा सी यानी चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, प्लस एमपीएस क्या होता है? चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि डिवाइड में डेल्टा वाई है, डेट इज चेंज इन इनकम, सो ये आ जाएगा डेल्टा वाई और ऊपर बच जाएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अब हमें एक और फॉर्मूला पता है जी, कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है हमारा इक्वल इनकम के, वैसे ही सेम होता है डेल्टा के लिए भी। अगर यहाँ पे को हम डेल्टा लगा दे सिर्फ, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस किसके इक्वल होगा? डेल्टा वाई के, तो इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा वाई। सो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई, इससे ये कट गया 1 जा, तो 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एमपीसी प्लस एमपीएस अल्टीमेटली क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पे कोई प्रूफ भी हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे को सही है। आगे के बचे हुए क्वेश्चन तुम खुद करोगे। इसका जो पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा और जो आंसर की होगी इसकी कल वाली वीडियो में आ जाएगी। तब तक ले वीडियो में बने रहना और चैनल में बने रहना। तो वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर दो।